हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिय स्टडी जी के। आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान में ज्योग्राफी का पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 1 से लेकर 5 तक का वीडियो बन चुका है जो कि प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। तो भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। तो चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। यह लघुगणकीय पैमाना है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। तो यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक कितना होता है, तो 1 से 9 तक। इसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। तो रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की यानी 1 से 2 हुआ तो ये 10 गुना ज़्यादा अधिक तीव्रता रखेगा। तो या 8 से 9 अगर गया तो ये नहीं कि 1 बढ़ा, तो ये 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि रिक्टर स्केल वो प्रत्येक अगली इकाई, तो अगली इकाई जो 1 अगर बढ़ेगा यानी 6 से अगर 7 हुआ तो ये 10 गुना अधिक तीव्रता रखेगा। ऐसा नहीं कि 8 से 9 हुआ तो थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसा नहीं। 8 है तो 9 अगर हुआ तो वो 10 गुना ज़्यादा तीव्र होगा। तो 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। तो 6.2 की तीव्रता का अर्थ क्या हुआ, शक्तिशाली भूकंप। नेक्स्ट है विभिन्न स्थलाकृतियाँ। विभिन्न स्थलाकृतियाँ देखते हैं। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ 3 प्रकार की होती है। तो पर्वत, पठार एवं मैदान। तो स्थलाकृति जो है वो निर्माण के आधार पर 3 होती है, पर्वत, पठार और मैदान। देखते हैं पर्वत को। पर्वत उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। फर्स्ट देखते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। तो जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। तो बीच में जो धंस जाता है भाग उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। तो इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे जो तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वाराणसी फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में। नेक्स्ट है पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। तो सिद्धांत और भूगोलवेत्ता दिया हुआ है। तो भूसंगति के भूगोलवेत्ता कोवर, तापीय संकुचन के जेफ्रीज, महाद्वीपीय फिसलन के डेली, महाद्वीपीय विस्थापन के वेगनर, संवहन तरंग के होम्स, रेडियो एक्टिविटी के जोली। तो भूसन्नति के कोबर, तापीय संकुचन के जेफ्रीज, महाद्वीपीय फिसलन डेली, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर, संवहन तरंग होम्स, रेडियो एक्टिविटी जोली। और प्लेट विवर्तनी की हैरी हेस। तो प्लेट विवर्तनी की हैरी हेस। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनी की। तो प्लेट विवर्तनी की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। तो प्लेट विवर्तनी की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया, तो टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने। तो टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। तो प्लेट विवर्तनी की शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत को वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या, तो वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है, तो WJ मॉर्गन को। तो वैज्ञानिक व्याख्या अगर पूछे तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है, तो WJ मॉर्गन को। नेक्स्ट है नोट दिया हुआ विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। तो पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी
रिफ्ट घाटी किस नदी की है? तो जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेमजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। तो ये 4800 किलोमीटर लंबी है। बी है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत को देखते हैं। ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत कैसे निर्मित होते हैं? तो चट्टान जो होता है उसका अपर्दन जो होता है उसके फलस्वरूप निर्मित होते हैं। जैसे विंध्याचल एवं सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में राजमहल की पहाड़ियाँ। सियरा ये स्पेन में है। गैसा एवं बूटे, ये गैसा एवं बूटे कहाँ है? तो अमेरिका में। तो अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। जैसे विंध्याचल एवं सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ। सियरा ये स्पेन में है। गैसा एवं बूटे ये अमेरिका में। नेक्स्ट है संचित पर्वत। संचित पर्वत क्या होता है देखते हैं। तो संचित पर्वत भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। तो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाले पर्वत जो है रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इस श्रेणी में आते हैं। तो संचित पर्वत किस श्रेणी की? रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप जो है इसी श्रेणी में आते हैं, संचित पर्वत की श्रेणी में। तो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। तो रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन। तो देखते हैं ये पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। तो वलित पर्वत कैसे बनते हैं? ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से, यानी पृथ्वी की आंतरिक शक्ति जो है उससे धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से। तो धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने से लहरदार पर्वत है। ये जो है ये लहरदार पर्वत है जिन पर असंख्य अपनति और अभिनतियाँ होती है। तो ये लहरदार पर्वत है जिन पर असंख्य अनगिनत अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ होती है। जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज एवं एंडीज पर्वत। तो ये वलित पर्वत है, हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। नेक्स्ट है नोट दिया हुआ है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कब हुई थी? तो आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो एंडीज है वो पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ये 8848 मीटर है ऊंचाई और ये नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का है, ये नेपाल में है। नेक्स्ट अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर तंजानिया में अवस्थित है। तो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। तो वलित पर्वतों का निर्माण का जो आधुनिक सिद्धांत है ये प्लेट विवर्तन की संकल्पना पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे वलित पर्वत का निर्माण का जो आधुनिक सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। ये वलित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में तेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। तो जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय तेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति में भूद्रोणी थी। तो तेथिस सागर नामक ये इस सागर का नाम क्या? विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। हिमालय पर्वत जहां खड़ा है वहां पर दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण तेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। तो वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत जो है प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में तेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण तेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गए जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है भारत का अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतों में गिना जाता है। तो अरावली पर्वत जो है विश्व के सबसे पुरानी वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है।
जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। तो भारत का अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। तो अरावली पर्वत जो है ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई, तो गुरु शिखर की जो है समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। तो कुछ विद्वान जो है वो अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी मानते हैं। नेक्स्ट है पठार, प्लेट्यू। देखते हैं धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है। तो धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास का जो स्थल है उससे ऊंचा होता है, पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार तिब्बत का पठार है 16,000 फीट, बोलिविया का पठार जो है ये 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। तो कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन है? तो तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलिविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। इसका जो फीट है वो याद रखिएगा ऊंचाई। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, तो अंतर पर्वतीय पठार है पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। पर्वतपदीय पठार, पर्वतमाला व मैदान के बीच उठे समतल भाग। महाद्वीपीय पठार जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलित भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं जैसे दक्षिण का पठार। तो महाद्वीपीय पठार क्या है? जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलित जो भूआ के होता है वो पृथ्वी के अंदर होता है, लेकिन जब वो अपर्दन के कारण जो है वो उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं जैसे दक्षिण का पठार। नेक्स्ट तटीय पठार, तो समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। तटीय पठार किसे कहेंगे? तो तटीय पठार वैसे पठार होंगे जो समुद्र के तटीय भाग में स्थित होंगे। नेक्स्ट है गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद भारत में। नेक्स्ट है मैदान, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। तो 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। तो अपर्दनात्मक मैदान नदी, हिमानी, पर्वत जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं जो निम्न है। ये लोएस मैदान हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होते हैं। तो लोएस मैदान जो है हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है कास्ट मैदान, तो कास्ट मैदान चूने पत्थर के चट्टानों के घूलने से निर्मित मैदान। तो कास्ट मैदान कैसा होता है? जो चूने पत्थर के चट्टान से घूलने से निर्मित होता है वो कास्ट मैदान होता है। नेक्स्ट संप्राय मैदान, तो समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। तो नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप जो जिस मैदान का होता है निर्माण और संप्राय मैदान कहा। तो संप्राय मैदान समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। तो नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप संप्राय मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ग्लेशियर मैदान, ग्लेशियर में हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाया जाता है। तो ग्लेशियर मैदान हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं, तो ये ग्लेशियर मैदान होगा। नेक्स्ट है रेगिस्तानी मैदान, तो वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। तो रेगिस्तानी मैदान कहाँ होता है? तो वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, ये रेगिस्तानी मैदान होते हैं। निक्षेपात्मक मैदान, निक्षेपात्मक मैदान नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदान का निर्माण होता है। तो नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं हांगहो के मैदान प्रमुख है। तो निक्षेपात्मक मैदान होता है जो नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदान का निर्माण होता है। तो नदी जो निक्षेप लेके आता है उसके द्वारा जो बड़े बड़े मैदान का निर्माण होता है वे निक्षेपात्मक मैदान होते हैं। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं हांगहो के मैदान प्रमुख है। इस प्रकार के मैदान में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति को देखते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो भूमिगत जल जो है उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति को देखते हैं। तो उत्सुक कुआं, गीजर, घोल रंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युगाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, लैपिज। तो ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन है? उत्सुक कुआं, ये आर्टिसन वेल है। तो गीजर, घोल रंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युगाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, लैपिज,
स्टेलेग्माइट और लैपिज। तो नोट है सर्वाधिक उत्सुक कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो सर्वाधिक उत्सुक कुआं जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, तो सर्वाधिक उत्सुक कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो सर्वाधिक उत्सुक कुआं जो है वो, उत्सुक कुआं कहाँ पाया, सर्वाधिक उत्सुक कुआं कहाँ पाया जाता है, तो उत्सुक कुआं जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो सागरीय जल द्वारा कैसा स्थलाकृति निर्मित होता है वो देखते हैं। तो सर्प, वेलाचली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बोलो। तो सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति में कौन है, सर्प, वेलाचली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बोलो। नेक्स्ट है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो सर्क, टर्न, अरेट, हॉर्न, नुनाटक, फियोर्ड, ड्रमलिन, केम एक्सकर। तो हिमनद यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित स्थलाकृति है सर्क, टर्न, अरेट, हॉर्न, नुनाटक, फियोर्ड, ड्रमलिन, केम एक्सकर। तो ये सब सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति आ रही है हिमनद यानी ग्लेशियर द्वारा निर्मित स्थलाकृति। नोट दिया ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलती है। तो ड्रमलिन जो मुख्य है स्थलाकृति ये मुख्य रूप से समूह में मिलती है, इसी कारण ऐसे स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। तो ड्रमलिन को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। तो किसको कहते हैं अंडे की टोकरी की स्थलाकृति? ड्रमलिन को। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलती है, इसी कारण ऐसे स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। समूह में मिलने के कारण अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। नेक्स्ट है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति को देखते हैं। ज्यूगेन, यारडंग, इनसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस, पेडी प्लेन। तो पवन द्वारा निर्मित आकृति है, तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है ज्यूगेन, यारडंग, इनसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस, पेडी प्लेन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति को देखते हैं। तो समुद्री भृगु, भुजंग, लैगून झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट, स्टैक, डालमेशिया, युगोस्लाविया का तट। तो समुद्री तरंग द्वारा स्थित निर्मित, तो समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति है समुद्री भृगु, भुजंग, लैगून झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट, ये रिया तट जो है भारत का पश्चिमी तट में है, स्टैक, डालमेशिया, युगोस्लाविया का तट। नेक्स्ट है भी आकार की घाटी नदी से बनती है। तो भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो नदी से बनती है। गार्ज का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। तो गार्ज का निर्माण कब होता है? तो नदी की युवावस्था में गार्ज का निर्माण होता है। और भी आकार की घाटी नदी से बनती है गार्ज का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। नेक्स्ट लटकती घाटियां, यू आकार की घाटियां मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। तो लटकती घाटियां यू आकार की घाटियां मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार के घाटी के तल चौड़े और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। तो लटकती घाटियां यू आकार की घाटियां मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। तो लटकती घाटियां यू आकार की घाटियां मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। नेक्स्ट है जल निर्गम छिद्र। तो सिंखोल और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। तो कास्ट मैदान है जो चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मरु टिब्बा। तो सैंड ड्यून्स देखते हैं, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं। तो मरु टिब्बा किसको कहते हैं? तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को मरु टिब्बा कहते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। तो इसके मरु टिब्बा के निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नौ चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है बरखान कहलाते हैं। तो नव चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है बरखान कहलाते हैं। नेक्स्ट है बहुत गहरी हिमनद गर्ते जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती है उन्हें फियोर्ड कहते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्ते
बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है। तो जो गर्त यानी गड्ढा जो होता है जिसमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होते हैं उसे फ्योर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है सर्क गहरे लंबे और चौड़े गर्त है। तो सर्क जो है गहरे लंबे और चौड़े गर्त है जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। तो अधिकतर सर्क जो है हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। तो सर्क गहरे लंबे व चौड़े गर्त है जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। नेक्स्ट है सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। तो सर्क जो है उसी के शीर्ष पर अपर्दन जब होता है सर्क के शीर्ष पर तो हॉर्न निर्मित होते हैं। आल्प्स पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट वो वास्तव में हॉर्न है जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से, ये सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित हुई है ये हॉर्न। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है। तो लगातार अपर्दन से सर्क का जो है वो दोनों तरफ का दीवार जो तंग हो जाता है और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है जिन्हें अरेत तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है। तो इन पर चढ़ना जो है असंभव होता है। तो सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। आल्प्स पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न या हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है। तो ये एवरेस्ट भी जो है वास्तव में हॉर्न ही है जो सर्क के शीर्ष के अपर्दन से निर्मित है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है जिन्हें अरेत तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है। तो ये जो अरेत पर चढ़ना जो है असंभव हो जाता है। सागरीय जल तरंग या निर्मित तट रेखा के प्रकार। तो सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार को देखते हैं। तो फियार्ड तट किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियार्ड तट का निर्माण होता है। तो किसी हिमानीकृत उच्च भूमि, तो हिमानीकृत करने का मतलब जो बर्फ वाला होता है उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियार्ड तट का, सागरीय जल के नीचे जो हिमानीकृत उच्च भूमि धंस जाता है तो फियार्ड तट का निर्माण यहाँ होता है। फियार्ड तट का नीचे धंस जाने से फियार्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। तो इनके किनारे जो है एक खड़ी दीवार के समान होती है। उदाहरण नॉर्वे का तट फियार्ड तट का उदाहरण। तो नॉर्वे का तट जो है ये फियार्ड तट का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे नॉर्वे का तट जो है ये फियार्ड तट का उदाहरण है। नेक्स्ट है रिया तट नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। तो नदियों के द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से, तो नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि होता है उसके धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। तो समुद्र की ओर जो है इसकी गहराई जो ये बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जो है रिया तट का उदाहरण। ध्यान रखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी तट है तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है, तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है प्रायद्वीपीय भारत का वो भाग रिया तट का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हैफा तट। हैफा तट क्या होता है? सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। तो सागरीय तट के भाग में, सागरीय तट भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है। तो इस पर जो है रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है जिससे सागरीय जल घिर कर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। तो हैफा तट का सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलते हैं जिससे सागरीय जल घिर कर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। डालमेशियन तट। तो डालमेशियन तट क्या है? समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डालमेशियन तट का निर्माण होता है। समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से
डालमेशियम तट का निर्माण होता है। डालमेशियम तट जो है समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डालमेशियम तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डालमेशियन तट इसका उदाहरण है। यूगोस्लाविया का जो है डालमेशियन तट जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है निर्गत समुद्र तट। निर्गत समुद्र तट क्या है? स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्मित समुद्र तट का निर्माण होता है। तो निर्गत समुद्र तट क्या है? स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्री तट का निर्माण होता है। तो स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पीट लैगून पुलिन क्लिप एवं मेहराब मिलते हैं। तो इस प्रकार का तट जो है उस पर स्पीट लैगून पुलिन क्लिप एवं मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट जो है निर्गत समुद्र तट का उदाहरण। तो भारत का में गुजरात का जो काठियावाड़ तट है जो निर्गत समुद्र तट का उदाहरण, ध्यान रखेंगे। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट। नेक्स्ट है वन निम्न प्रकार के होते हैं। वन के बारे में है तो वन जो है फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में देखते हैं। वन के बारे में अब हमें चर्चा करना है, जिसमें फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन इस प्रकार का वन विषुवतीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है इस प्रकार का वन विषुवतीय प्रदेश कहने का मतलब जो विषुवत रेखा है उसके आसपास का क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, यानी जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, जहां पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है और यहाँ की इस पेड़ों की जो पत्तियां होती है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां जो होती है वो चौड़ी होती है। नोट है इसमें, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप। तो एनाकोंडा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। तो एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन क्या है? जहां 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन जो होगा वो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन होगा। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन ध्यान रखेंगे, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला वन। तो साल, सागवान और बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। साल, सागवान, बांस आदि ये सब उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में पाए जाते हैं। ये अर्ध पतझड़ वन। तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन को देखते हैं तो 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त वाला वन जो है वो तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन होगा जहां 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। साल, सागवान और बांस आदि इसी वन में पाया जाता है। नेक्स्ट है विषुवत रेखीय वन। तो विषुवत रेखीय वन कौन है? तो इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। तो विषुवत रेखीय वन में जो है वो वन में वृक्ष और झाड़ियों दोनों का मिश्रण जहाँ होता है वो विषुवत रेखीय वन है। जैसे जैतून, कर्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष है। जैतून, कर्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष है। विषुवत रेखीय वन इन वनों में वृक्ष एवं झाड़ियों का मिश्रण किन वन में पाया जाता है? तो विषुवत रेखीय वन में। नेक्स्ट है टैगा वन। टैगा वन को देखते हैं। टैगा वन ये सदाबहार वन है। तो टैगा वन जो है ये सदाबहार वन है। इस वन में वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। तो टैगा वन में जो है ये वृक्ष की पत्तियां जो है नुकीली होती है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में जो पत्ती थी वो चौड़ी होती थी और टैगा वन में क्या है तो पत्ती जो है ये नुकीली होंगी। तो टैगा वन ये सदाबहार वन है। टैगा वन को क्या बोलेंगे? ये भी सदाबहार वन है और इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। नेक्स्ट है टुंड्रा वन। तो यह बर्फ से ढका रहता है। तो टुंड्रा वन जो है ये बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मॉस तथा लाइकेन उगते हैं। तो टुंड्रा वन जो ये बर्फ से ढके रहते हैं, गर्मी में यहाँ मॉस तथा लाइकेन उगते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन जो है यहाँ चौड़ी पत्ते वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय वन जो है यहाँ चौड़ी पत्ती वाली शंकुधारी वृक्ष और चौड़ी पत्ती वाली सीधे वृक्ष बोले तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और चौड़ी पत्ती वाली शंकुधारी वृक्ष बोले तो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है घास के मैदान। घास के मैदान को देखते हैं। घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। तो घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है।
फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ। तो उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ को देखते हैं, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सवाना नाम से अफ्रीका में, कंपोज ब्राजील में, लानोस जो है ये वेनेजुएला व कोलंबिया में। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सवाना जो है ये अफ्रीका में, तो घास भूमि को सवाना बोलते हैं अफ्रीका में, कंपोज बोलते हैं ब्राजील में, लानोस बोलते हैं वेनेजुएला व कोलंबिया में। ध्यान रखेंगे लानोस कहाँ बोलते हैं, वेनेजुएला व कोलंबिया में, वेनेजुएला व कोलंबिया में। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, तो इसे निम्न नाम से जाना जाता है। तो शीतोष्ण प्रेरी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। तो प्रेरी बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना में, वेल्ड बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी बोलते हैं एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश में। तो स्टेपी कहाँ बोलते हैं, एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन एवं मंचूरिया प्रदेश में। नेक्स्ट है महाद्वीप। तो महाद्वीप क्या है, तो पृथ्वी महाद्वीप क्या है देखते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो भूभाग की सबसे बड़ी इकाई, तो भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को हम महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। 29 से 30% भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। तो महाद्वीप जो है ये टेक्टोनिक क्रिया से अलग हुए। विवर्तनिक क्रिया से संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र जो है वो 7 महाद्वीप में बटा है। तो संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र जो है वो 7 कितने महाद्वीप में बटा है, तो 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप में बटा है। देखते हैं अब एशिया को। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। तो एशिया शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। उदित सूर्य है एशिया शब्द का जो उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शब्द है शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांश से विस्तृत विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क व आर्कटिक गुजरते हैं। तो 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त कौन है, विषुवत, कर्क व आर्कटिक गुजरते हैं। तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल तक विस्तृत है। तो कितने परसेंट क्षेत्रफल तक विस्तृत है, तो 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। नेक्स्ट है एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर। तो एशिया के उत्तर में क्या है, तो आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत और पश्चिम में देखते क्या क्या है, तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। तो भूमध्य सागर जो है वो एशिया व यूरोप की सीमा बनाती है। तो फिर से देखते हैं एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर जो है वो एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो लाल सागर और स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। लाल सागर व स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो इस सब ध्यान रखेंगे कि किससे किसको कौन अलग करता है। तो बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है, तो बेरिंग जल संधि। लाल सागर और स्वेज नहर जो है वो एशिया को अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि ध्यान रखेंगे, बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ विश्व का लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप
वाला महाद्वीप निवास करती है। तो यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ? तो एशिया में। एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड स्थित है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि अति प्राचीन युग के स्थलखंड है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख महाद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप हुआ, इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप हुआ, इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ध्यान रखें कि अरब प्रायद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,850 मीटर इसका ऊंचाई है, और जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे तो नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कहाँ का है? तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है। तो एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहते हैं। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो पामीर को, विश्व की छत पामीर का पठार। एशिया में विश्व की सबसे ऊंचा पठार है जो पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। 4,875 मीटर है, इसी कारण पामीर को विश्व की छत कहते हैं। विश्व की छत का। नेक्स्ट एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। तो एशिया में जो है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? वो चीन है। नेक्स्ट है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। तो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। तो एशिया में जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो किस देश का है? सिंगापुर का है, और वो सिंगापुर एशिया में ही है। नेक्स्ट एशिया के स्थल रुद्र जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती देश क्या है? तो एशिया में स्थल रुद्र जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती देश है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस। तो ये सब देश जो है जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। स्थलबद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। तो स्थलबद्ध देश जो है, स्थलबद्ध कहने का मतलब कि ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, इसमें कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। तो कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश है। तो लाओस जो है वो पूर्व में फ्रांसीसी का उपनिवेश था। तो पूर्व में कहने का मतलब पहले फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। कौन? लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश जो है ये पहले फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। फ्रांसीसियों का, जिस तरह हमारा देश था का भी उपनिवेश था, हमारा देश भी ये भी फ्रांसीसी का उपनिवेश था। नेक्स्ट है एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है। तो एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। ध्यान रखेंगे एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा सबसे लंबी नदी कौन है एशिया में? यांगसी। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अफ्रीका की जो कांगो नदी है विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखेंगे अफ्रीका की ये दोनों नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को। ध्यान रखेंगे कांगो विषुवत और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये अफ्रीका की नदी है। नेक्स्ट अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवर के लिए विश्वविख्यात है। तो अफ्रीका का जो ट्रांसवाल, ध्यान रखेंगे ट्रांसवाल क्षेत्र है ये जेब्रा और जिराफ जानवर के लिए विश्वविख्यात है।
नेक्स्ट है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। तो अफ्रीका का जो उष्ण घास का मैदान उसे सवाना और शीतोष्ण घास का मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड। सवाना और वेल्ड, तो सवाना उष्ण घास का मैदान होगा और शीतोष्ण घास का मैदान वेल्ड होगा अफ्रीका में। नेक्स्ट है अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है। तो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। तो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से केप टाउन नगर, तो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का जो केप टाउन नगर है उससे मिस्र के काहिरा, तो मिस्र के काहिरा तक नगर तक जाती है। तो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र के काहिरा, केप टाउन नगर से काहिरा तक जाती है। नेक्स्ट है मिस्र में सुएज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर को से मिलाती है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है जो सुएज नहर है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। तो 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत होने लगी ये भूमध्य सागर के निर्माण के, भूमध्य सागर नहीं, सुएज नहर के निर्माण के कारण। और इसका निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। सुएज नहर की मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो सुएज नहर में दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। तो सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। नेक्स्ट अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल को शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल जो है उसमें शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। नेक्स्ट उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। तो उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान जो ये दक्षिण अफ्रीका में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापो बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। बोत्सवाना, ये ओरापा जो है ये बोत्सवाना में है और विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनॉन ने खोजा था। तो विश्व की सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनॉन ने खोजा था। तो सर थॉमस कुलिनॉन, इसलिए इसका नाम कुलिनॉन हीरा रखा गया। तो विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान ध्यान रखिएगा से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनॉन ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनॉन हीरा रखा गया। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसमें स्थित है। तो उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल अब सहारा है, जो कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर स्थित है। चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। तो इस मरुस्थल में कौन सा झील जो प्रमुख झील है वो चाड। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या है? तो कालाहारी मरुस्थल है। नेक्स्ट है टैफिलालेट मरु उद्यान। तो टैफिलालेट मरु उद्यान क्षेत्रफल इसका 13,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये मोरक्को में है। तो टैफिलालेट मरु उद्यान कहाँ है? ये मोरक्को में। मोरक्को में टैफिलालेट मरु उद्यान है। एटलस पर्वत जो है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ध्यान रखेंगे, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तथा मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाबुकल है जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। तो एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीसिया
तथा मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है जो दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। नेक्स्ट है एबीसीनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। तो एबीसीनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबिनिसिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा है। तो एबीसीनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबिनिसिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा है। तो एबिनिसिया जो है इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बर्ले को हीरो का नगर कहा जाता है। तो जोहान्सबर्ग को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जो है इसे स्वर्ण नगर तथा किम्बर्ले को हीरो का नगर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, किम्बर्ले को हीरो का नगर और जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका विश्व की 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। तो विश्व का 90% क्रोमियम जो है वो कहाँ से उत्पादन होता है? तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन है। तो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफोंटेन है दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी। नेक्स्ट है अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। तो अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन है? तो कीनिया। नेक्स्ट अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीसिया है जैतून उत्पादित करने वाला। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीसिया है। नेक्स्ट है स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर, विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात जो है ये कांगो नदी पर और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। तो नील नदी का उद्गम स्थल कौन है? विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। नेक्स्ट है मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल अफ्रीका की नदियों से सबसे अधिक जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जाम्बिया में जम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। तो जाम्बिया में जम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नेक्स्ट नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। तो नील नदी पर जो बसा है सबसे बड़ा शहर वो कौन है? काहिरा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका के 6 देश अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेटस सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका के 6 देश जो है अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेटस सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में पूर्वी भाग को कहा जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है? तो अफ्रीका का के जो पूर्वी भाग है उसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती नामक देश आते हैं। तो इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती नामक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। नेक्स्ट भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश है गैबोन, कांगो, गणतंत्र, युगांडा, कीनिया और तथा सोमालिया। भूमध्य रेखा पर स्थित जो अफ्रीका महाद्वीप के देश है वो गैबोन, कांगो, गणतंत्र, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया है। नेक्स्ट है अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। तो अफ्रीका का जो प्रमुख खजूर उत्पादक देश है वो मिस्र है। खजूर उत्पादक देश अफ्रीका का कौन है? तो मिस्र के किसान फेल्लाह कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, मिस्र के किसान को क्या कहते हैं? फेल्लाह। नेक्स्ट है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन है? तो घाना। तो गोल्ड कोस्ट के नाम से हम किसे जानते हैं? तो घाना को। नेक्स्ट अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। तो सीसल नामक पौधा जो होता है उससे अफ्रीका में जूट पैदा होता है। नेक्स्ट अफ्रीका में अंध महाद्वीप
अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है। तो ये अफ्रीका जो है ये आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप इसी के कारण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं इन सभी कारणों से। नेक्स्ट है अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। तो अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? नाइजीरिया। जिस तरह एशिया में चाइना है उसी तरह अफ्रीका में जो है वो नाइजीरिया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। तो अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? लीबिया। नेक्स्ट है इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। तो इस महाद्वीप में नाइजर नदी को क्या कहा जाता है? पाम तेल की नदी। तो नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। तो मिस्र जो है उसको एशिया में यूरोप का महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती है। तो अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट, कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। तो कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। तो वो कौन सा देश है? कांगो। नेक्स्ट, किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। तो किलिमंजारो के जो पूर्वी ढलान है उस पर कहवा की कृषि जो है छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे, किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। नोट है, दक्षिण सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है। तो दक्षिण सूडान जो है ये अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना है। और ये जो है सूडान यूएनओ का 193वां सदस्य बना। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। तो यहाँ ईसाई की बहुलता है और इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। तो एशिया में जब फिलीपींस द्वीप समूह के पास है विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त, तो विश्व का सबसे सागरीय गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। और ये मेरियाना गर्त फिलीपींस द्वीप समूह के पास है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा एशिया में स्थित है। तो विश्व का सबसे गहरा झील जो है वो बैकाल झील है जो धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा एशिया में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर वर्ग 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया महादेश में ही स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर एशिया महादेश में ही स्थित है। तो कैस्पियन सागर जो है एशिया महादेश में स्थित है। नेक्स्ट है रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। तो रूस का जो एशियाई भाग है उसको साइबेरिया कहते हैं। तो साइबेरिया किसे कहते हैं? तो रूस का जो एशियाई भाग है तो वो साइबेरिया कहते हैं उसे। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। तो बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर जो साइबेरिया में है। रूस का जो एशियाई भाग है उसे साइबेरिया कहते हैं। तो रूस जो ऐसा देश है जो कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो रूस का जो एशियाई भाग है उसे एशिया और यूरोप दोनों में है और एशियाई भाग जो रूस का उसे साइबेरिया कहते हैं। नेक्स्ट है एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगाग झील लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगाग झील लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। लद्दाख व तिब्बत में स्थित है पैगाग झील। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम 11,405 मिलीमीटर मेघालय भारत में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है मौसिनराम वो मेघालय भारत में है। तो हमारे देश का जो मेघालय राज्य है वहाँ मौसिनराम है
वो भारत में है, और ये भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, तो इससे पहले चेरापूंजी था, बट अब मौसिनराम है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। तो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहसा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5072 मीटर है। तो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। तो सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चीन में, और चीन ये भी है एशिया में। चीन की छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहसा तक, तो चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहसा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5072 मीटर है। ध्यान रखेंगे कितनी ऊंचाई है? 5072 मीटर। नेक्स्ट है, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। तो एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। तो गोरखपुर जो है भारत में स्थित है, और एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर में। गोरखपुर, इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। तो इससे पहले जो था वो खड़गपुर सबसे लंबा था, बट अब गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। तो चाइना जो है विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, और दूसरा स्थान है जापान का। तो सबसे ज़्यादा मछली कौन सा देश पकड़ता है? तो चीन, और उसके बाद जापान, और ये दोनों जो है एशिया में ही है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। तो विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो हांगकांग। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक डाकघर वाला देश जो कहे तो भारत ही है, भारत ही है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं। तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन है? तो हांगहो, आमूर, सिक्यांग, यांगटी, सिक्यांग। ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी हांगहो, आमूर, सिक्यांग, यांगटी, सिक्यांग। नेक्स्ट है, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं। तो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। तो लीना, ओबे व एनेसी। तो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, तो वो है लीना, ओबे व एनेसी। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश है साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन है? तो जावा। तो एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है ये। ध्यान रखेगा, ये द्वीप है, ये ना कि देश। तो एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। नेक्स्ट है, एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है। तो एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश और भारत है। नेक्स्ट है, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। तो एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ है? तो ये जापान में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ध्यान रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी लंबाई जो है 9438 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन जापान में है। तो एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ है? तो सिकन जो जापान में है। तो एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर लंबी है। तो ये जो है 53.85 किलोमीटर लंबे है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन जापान में है। तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है ये सिकन जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर लंबे, समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है।
नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। तो एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश जो है वो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। ध्यान रखेंगे रबर उत्पादक व निर्यातक, निर्यात करने वाला देश भी थाईलैंड, मलेशिया व इंडोनेशिया ही है। नेक्स्ट एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूँ, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो एशिया के देश जो चीन एशिया के देश चीन जो है वो तंबाकू, गेहूँ, चावल, चाय, कपास आदि उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो एशिया का चीन जो है ये चीन वो तंबाकू, गेहूँ, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ध्यान रखेंगे चाइना जो है तंबाकू, गेहूँ, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाए जाने वाले रेशम कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने के में विश्व में प्रथम स्थान है। तो ये विश्व में प्रथम स्थान है रेशम के लिए। एशिया का देश जो जापान है उसको शहतूत की पत्तियों पर पाए गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। तो एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन है? तो मलेशिया है। टीन का निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया में इपो, किंता, केलांग घाटी टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। तो एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपो, किंता, केलांग घाटी टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया हुए 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी 15 कहा जाता है। तो विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी 15 कहा जाता था, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी 15 कहा जाता था। तो माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया हुए 1830 से 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था। नेक्स्ट है एवरेस्ट की स्थिति। देशांतर 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड, पूर्व अक्षांश 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकंड। उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी के माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8858 मीटर आंकी गई थी। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 ईस्वी को एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर होने की पुष्टि की। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोलोलगमा बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागरमाथा ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? तो एवरेस्ट को। देखते हैं एवरेस्ट की स्थिति को देखते हैं फिर से। देशांतर 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड, पूर्वाक्षांश 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकंड। उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? तो 8848 मीटर आंकी गई। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 ईस्वी को, तो 5 मई 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई कितना गई? तो 8850 मीटर। और 1999 में 8850 मीटर और 1954 में 8858 मीटर आंकी गई थी। ध्यान रखेंगे 1999 से इसका 8850 मीटर है। पुष्टि की माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलगमा बर्फ की देवी। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते? तो कोमोलगमा यानी बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागरमाथा ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। तो सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नोवांग गोम्बू
प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। तो नोवांग गोम्बू जो है वो प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी में अमेरिकी अभियान दल के साथ एवं दूसरी बार 20 मई 1965 ईस्वी में भारतीय अभियान दल के साथ नोवांग गोम्बू तेनजिंग नोर्गे के भतीजा हैं। तो नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। तो नोवांग गोम्बू जो है वो प्रथम व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी में एवं दूसरी बार 20 मई 1965 ईस्वी में। नोवांग गोम्बू तेनजिंग नोर्गे के भतीजा है। तो नोवांग गोम्बू जो है ये तेनजिंग नोर्गे के भतीजा है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है जिम व्हिटकर प्रथम अमेरिकी है जिन्हें 1 मई 1963 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। तो 1 मई 1963 में ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। नेक्स्ट है जुंको तबाई, जापान पहली महिला है। तो जुंको तबाई जापान की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी 1975 ईस्वी में। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट पर शिखर रखी। ध्यान रखेंगे भारतीय महिला बछेंद्री पाल है, ये पहली भारतीय महिला जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट पर के शिखर पर पहुंची। नेक्स्ट है फू दोरजी प्रथम व्यक्ति है जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ध्यान रखेंगे फू दोरजी, बिना ऑक्सीजन के पूछे तो फू दोरजी प्रथम व्यक्ति है जो 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है कामी रीता शेरपा नेपाल के सर्वाधिक 23 बार मई 2019 एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुआ। तो कामी रीता शेरपा नेपाल में की है, ये सर्वाधिक 23 बार मई 2019 में एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे। तो कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे। नेक्स्ट है विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जो है वो जॉर्डन रोमेरो अमेरिका के है। जॉर्डन रोमेरो है अमेरिका के, जिसने 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जॉर्डन रोमेरो, ये अमेरिका के हैं, जिसने 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला मालवेत पूर्णा, ये भारत आंध्र प्रदेश की है, भारत में आंध्र प्रदेश राज्य की है, जिसने 25 मई 2014 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। ध्यान रखेंगे सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाला भारतीय पुरुष राघव जुनेजा, मुरादाबाद, ये उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के हैं। इसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंज के 5 बच्चे भी थे। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। अर्जुन वाजपेयी नोएडा, ये उत्तर प्रदेश में 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 ईस्वी को चढ़ने में सफल हुआ। नोट जो दिया है, एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। तो एवरेस्ट पर जो है तिब्बत की ओर से एवरेस्ट पर चढ़ने में उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट है अमेरिका के टॉम व्हाइटटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जो कृत्रिम टांग जो 1998 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे, यानी इनको कृत्रिम टांग था। ये विकलांग व्यक्ति थे कौन? पहले टॉम व्हाइटटेकर जो पहले विकलांग व्यक्ति थे जो 1998 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बाबुआ डियर डेनवर, अमेरिका ने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। ध्यान रखेंगे इसने माउंट विल्सन को छोड़कर विश्व की सभी महाद्वीपों के ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। तो माउंट विल्सन, ध्यान रखेंगे, माउंट विल्सन को छोड़कर विश्व की सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। कौन? तो क्रिस बाम्बर्डियर। नेक्स्ट है एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है। तो एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन है? तो मोहनजोदड़ो, यह पाकिस्तान है। तथा सबसे ठंडा स्थान
बरखोयास्क ये साइबेरिया है। बरखोयास्क ये एशिया का सबसे ठंडा स्थान है। बरखोयास्क साइबेरिया है, जहां तापमान क्रमशः 53.5 डिग्री सेल्सियस 26 मई 2010 को तथा -69 डिग्री सेल्सियस मिलता है। बरखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। तो बरखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं। सब फैक्ट को हम ध्यान रखेंगे। तो एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है तथा सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क साइबेरिया है, जहां ये बरखोयास्क जो है साइबेरिया में है। तो साइबेरिया किसे कहते हैं? तो रूस का जो एशियाई भाग उसे साइबेरिया कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये सब। जहां तापमान क्रमशः 53.5 डिग्री सेल्सियस है और 26 मई 2010 को ये तापमान था तथा -69 डिग्री सेल्सियस मिलता है। बरखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बरखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। नेक्स्ट है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। तो विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। बांडुग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। तो बांडुग जो है इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश केंद्र है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। तो ये मलेरिया की दवा है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है। ये सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। नेक्स्ट है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जो है जापान है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। तो अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? ये जापान है और ये जापान एशिया में है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, जापान व नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। तो जापान का नागासाकी शहर जो है ये शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा नोयू मनाते हैं। नेक्स्ट है, बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। तो विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो म्यांमार जो है सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, बौद्ध मंदिर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो म्यांमार। नेक्स्ट है, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस थाईलैंड म्यांमार आते हैं। तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस थाईलैंड म्यांमार आते हैं। ये तीनों जो है ये स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, लाओस थाईलैंड और म्यांमार। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अफ्रीका के बारे में देखते हैं। अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। ध्यान रखेंगे। जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा किससे अलग होता है अफ्रीका? तो यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स भी कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स भी कहते हैं किसको? अफ्रीका को। नेक्स्ट है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते थे। ये तीनों रेखा जो है ये अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे ये तीनों विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो विक्टोरिया है उससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है ये विक्टोरिया है। विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है।
जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में। नेक्स्ट, अफ्रीका में अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है। तो किससे? तो विक्टोरिया झील से सबसे लंबी नदी नील निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो ये सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है नील नदी। नेक्स्ट है, अफ्रीका में वुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां। ध्यान रखेंगे, अफ्रीका में वुशमैन जो है वो कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा मरुस्थल में। तो ये सब कहाँ? वुशमैन कालाहारी में, पिग्मी कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने प्रमुख आदिम जातियां है। ये सब ध्यान रखेंगे, वुशमैन, पिग्मी और बद्दू, ये अफ्रीका में मिलने वाली आदिम जातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। तो तुआरेग जनजाति जो अफ्रीका में, ये विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। ध्यान रखेंगे, तुआरेग। नेक्स्ट है, 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज, मृत्यु घाटी, कैलिफोर्निया, यूएसए हो गया, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 ईस्वी को किया गया था। तो 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज, मृत्यु घाटी, कैलिफोर्निया हो गया, जिसका तापमान 56.7 डिग्री है, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 को किया गया।